आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम आपको अलग-अलग शख्सियतों से जो है रूबरू करवाते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनके पास जो नॉलेज है, जो उन्होंने आज तक सीखा है अपनी ज़िंदगी में, वो हम आप तक पहुँचाएँ। और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफ़ेसर यशपाल शर्मा जी, जो फ़ॉर्मर एचओडी भी रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में, और उसके अलावा अभी कोऑर्डिनेटर सैप भी हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में। उनसे हम बातचीत करेंगे कि वो किस लिए जो है आज रजौरी में आए हैं और रजौरी की इकोलॉजी, रजौरी की जो एनवायरनमेंट है, वो किस तरीके से उसमें बदलाव उन्होंने देखा है पिछले 10 से 15 सालों में। तो यशपाल शर्मा जी, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन। थैंक यू अज़र। यशपाल शर्मा जी, सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि आज आप इस खूबसूरत वादी में आए हुए हैं, इस जगह पर रजौरी में आए हुए हैं, तो मकसद क्या था? देखिए, मकसद ये रहा कि मुझे मौका मिला एक स्टूडेंट प्रोग्राम अटेंड करने का दैट वाज रिलेटेड टू देयर करियर काउंसलिंग। तो जो भी जीवन में विद्यार्थी अपना मकसद लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम अलग अलग प्रकार की जो चुनौतियां वो फेस करते हैं और अलग अलग प्रकार की जो कैरियर ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं, उनके साथ उनको रूबरू करवाने हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रजौरी में हमने एक कार्यक्रम अटेंड किया, कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम, which was organized by the district administration. Or I'm happy to tell you that our own product of the department, those who are now holding very good positions in administration, they have taken this initiative को जो younger generation है उनके लिए जो कॉन्सेप्ट है कैच देम यंग, कि वो जीवन में उनके पास क्या क्या बेसिस हैं, क्या क्या आधार हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं जिनको वो अवेल कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, या फिर अपने माहौल के हिसाब से, या अपने रिसोर्सेज के हिसाब से, या अपने टैलेंट के हिसाब से। तो एक वो जागरूकता अभियान हम लोगों ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, एंड दैट वाज अ वंडरफुल प्रोग्राम विच वाज अटेंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, जो कि एक बहुत ही अच्छा मुझे लगता है कि एक इनिशिएटिव था। और मैं ख़ास करके मिस्टर आरिफ लोन हैं, हमारे एक केएस ऑफिसर हैं, हु इज़ असिस्टेंट डायरेक्टर हेयर एट डिस्ट्रिक्ट राजौरी, तो उनका एक इनिशिएटिव था और डीडीसी साहब भी वहाँ पर आए थे। सो दैट वाज द फर्स्ट। दूसरा, मुझे ये लगा कि व्हेन आई एम कमिंग टू दिस प्लेस, इट्स नोन, ये एक देवभूमि के समान है, बहुत हिस्टोरिकल जगह है। मैं अपने देखने वालों को ये बताना चाहूँगा कि राजौरी जो है ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत नाम है, और ये नाम सिर्फ इसकी अपनी खूबसूरती की वजह से नहीं है, बल्कि यहाँ के जो लोग हैं, और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट आप देख रहे हैं कि वेरी टफ एरिया, बट पीपल आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड पीपल, आई वुड से, और बड़ी कन्विक्शन उनमें मैंने यहाँ देखी है। और that's evident from the fact that you have got officers, you have got professors, you have got employees almost in all fields, and of course several of them even are into entrepreneurial ventures, जो कि एक पूरा, एक आप समझ लीजिए, एक पूरा एक समागम बना हुआ है उन सब लोगों का, एक इकट्ठा जो यहाँ पर बना हुआ है सिस्टम, दैट्स वर्थ एम्यूलेटिंग। और उसी चीज़ को हम उजागर करने और उनसे मिलने भी यहाँ पर आए। और साथ में एक हमेशा हमारी एक प्रेरणा रही है कि यहाँ पर वर्ल्ड फेमस शहादरा शरीफ जो श्राइन है, बहुत ही सेंक्टोरम जगह है, सैक्रेड प्लेस है, जहाँ हमेशा मन रहता है कि हम वहाँ जाएं, और वहाँ की जो आस्था ऐसे स्थान के साथ जुड़ी है, तो वहाँ जो सुकून मिलता है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। सो दैट वाज द पॉइंट दैट वी विजिटेड राजौरी। बट एज यू सेड दैट व्हाट अबाउट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, लेट मी टेल यू, this place is beautiful because of the people, because of the places you visit, and of course because of the natural heritage. आपको मैं बताना चाहूँगा, जहाँ पे हम शाहदरा शरीफ श्राइन में गए थे, तो वहाँ एक एंडेमिक प्लांट ग्रो करता है जिसको हम बक्सस या चिखरी बोलते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को, लोकल लोगों को उसके बारे में शायद पता तो होगा कि ये चिखड़ी है, इसकी ये आइटम्स बनती हैं, लेकिन शायद उसकी कंजर्वेशन को लेके
हम पता नहीं इतने सतर्क हैं कि नहीं हैं। तो वो एक उजागर करना, एक उसको डिस्कस करना कि क्या हम ऐसे पौधे जो हमारी विरासत हैं, जो हमारी हेरिटेज के साथ जुड़े हैं, जो हमारे कल्चर के साथ जुड़े हैं और जिनको हमारी यंगर जनरेशन को जानना बहुत लाजमी है, आवश्यक है, उनके बारे में हम चर्चा करें। शर्मा जी, जैसे कि आप भी जानते हैं कि फॉरेस्ट जो हमारा है ख़ास तौर पे, वो एक गोल्ड है एक यूटी का। तो आपको लगता है कि इस फॉरेस्ट की रिसोर्सेज को अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम जो ये चैलेंजेस अभी जो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट के चैलेंजेस हैं, कहीं ना कहीं हम उसको जो है कैटर कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। देखिए, फॉरेस्ट की जहाँ तक बात आती है तो हमारा जीवन तो उन्हीं पर निर्भर है। आप किसी भी संबंध में बात करें, चाहे आप रोटी कपड़ा मकान की बात करें, चाहे दवाइयों की बात करें, चाहे आबो हवा की बात करें, तो वो फॉरेस्ट से ही मिलती है। सो फॉरेस्ट शुड बी नर्चर्ड लाइक आवर ओन किड्स, आवर ओन पीपल। उनको तो हमें एक मानव के साथ जोड़ के उनका संरक्षण करने की आवश्यकता है। फॉरेस्ट होंगे तो हम एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज़ तो आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे मानव का उत्थान हुआ है, आदि मानव से हम मानव बने, बट ऐसा ना कहीं हो कि जब फॉरेस्ट रहेंगे और फिर हम किस पर निर्भर रहेंगे और फिर अगर कहीं आदि मानव बनते हैं तो फॉरेस्ट भी नहीं रहेंगे, हम उनके पास भी नहीं जा पाएंगे। तो मुझे लगता है दिस इज़ वेरी हाई टाइम दैट वी लुक एट दीज नेचुरल रिसोर्सेज विद ग्रेट हार्ट एंड माइंड, and this is high time that we need to do something to protect them. of course फॉरेस्ट से हमें चीज़ों को, नेचुरल रिसोर्सेज से ही हमें अपनी दिनचर्या भी करनी है, बट दैट शुड बी विद सस्टेनेबिलिटी। हम जैसे यूनाइटेड नेशंस ने भी सस्टेनेबल गोल्स की बात करते हैं, हम कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ नहीं पहुँचे हैं, वो लंबी चर्चा है। लेकिन जो भी काम, जो भी डेवलपमेंट, जो भी विकास का रास्ता आप चुनते हैं, अगर उसमें सतत शब्द जोड़ दिया जाए, उसमें सस्टेनेबल शब्द जोड़ दिया जाए, तो शायद वो विकास जो है हमेशा हमें अग्रसर करेगा, आगे लेके जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ जगह पर आपको देखने को मिलता है कि शायद कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं और फिर उसका नतीजा आप देखते हैं कि नेचर गेट्स फ्यूरियस। what you saw in Uttarakhand, what you have been seeing over here at frequent places, you are having landslides quite occasionally or frequently हो गई हैं आजकल। तो that is somehow we are having some kind of imbalance which needs to be taken care of, and this is very high time कि शर्मा जी, आपको नहीं लगता है ख़ास तौर पे जब भी कोई भी प्रोजेक्ट हो, वो पावर प्रोजेक्ट हो, वो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हो जो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के साथ एक लिंक होता है, कहीं ना कहीं हैम्पर करता है एनवायरनमेंट को, आपको नहीं लगता है कि कुछ इकोलॉजिस्ट, कुछ एनवायरनमेंटलिस्ट जो एक्सपर्ट हो उस फील्ड में, उनको भी साथ रखा जाए जब वो प्रोजेक्ट कहीं पे लगाया जाए, कि वो उसको बैलेंस करे? अदरवाइज जो फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स अभी हमारे यहाँ आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी आ रहे हैं, और जो आपदाएँ आपने भी कहा कि जिस तरीके से उत्तराखंड में आपदा आई, तो उन चीज़ों को रोकने के लिए आपको नहीं लगता है कि कुछ ऐसी भी मैकेनिज़म्स डेवलप करनी चाहिए आगे सरकारें जो हैं? देखिए, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, मैकेनिज़म्स आर ऑल इन प्लेस, हाउ मच वी इम्प्लीमेंट दैम, दैट इज़ द क्वेश्चन। कोई भी प्रोजेक्ट जो बड़े स्तर का प्रोजेक्ट होता है, दैट इज़ ए नेटवर्किंग काइंड ऑफ थिंग। उसमें बहुत सारी डिपार्टमेंट्स, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारे एक्सपर्ट्स जुड़े होते हैं, बट क्या हम हर बार एक्सपर्ट की राय को मान्यता देते हैं? क्या हम जो EIA होता है, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, उसकी जो रियलिटी है, क्या हम उस डेप्थ में जाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं हम कंप्लेसेंट होते हैं? और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो एक्सपर्ट्स की राय होती है, वो एक बड़ी सिंसियर राय होती है। दोज पीपल हु हैव गिवन देयर लाइफ स्टडिंग इकोलॉजी, जियोलॉजी, environment, botany, zoology, everything about nature, अगर हम उनको साथ लेके चलें और उनकी बात सुने, तो मुझे ये लगता है कि हम ऐसी आपदाओं से बच सकते हैं। मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लिटरेचर पढ़ें कि why these earthquakes, these natural disasters like melting of glaciers and then bursting of glaciers, अर्थक्वेक्स वगैरह तो वो मानव के हाथ में नहीं है, दे आर द नेचुरल। अब ज्वालामुखी हैं या अर्थक्वेक्स हैं, वो तो हम प्रेडिक्शन की तरफ ज़रूर जा रहे हैं कि हम प्रेडिक्ट करें तो उसमें ह्यूमन जो लाइव्स हैं वो हम बचा सकते हैं।
but these are somehow linked to the man-made disasters. और climate change के बारे में मैं कोई यहाँ ज़्यादा अपनी एक्सपर्ट राय तो नहीं देना चाहूँगा, बिकॉज एवरीबडी नोज़, इवन ए कॉमन ह्यूमन बीइंग नोज़ व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज नाउ. एंड अगर आप इस जो त्रासदी जो उत्तराखंड में हुई है और पहले भी हुई थी 2013-14 के टाइम में, तो तब भी देखिए मानव ही नुकसान के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार ठहराया जा रहा है. और इसलिए मैंने आपको बोला कि जो भी काम हम करें, चाहे हम सड़कों का विकास करें, चाहे हम डैम्स का विकास करें, तो ऐसा ना हो कि इस टाइम पे हम कोई ऐसा ओवरवेलमिंग डिसीजन ले लें कि जिसका खमियाजा हमारी आने वाली जनरेशन्स जो भुगतें. तो कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज़ जो करते हैं, वी नीड टू मिनिमाइज दोज थिंग्स. ऑफ कोर्स डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एज आई टोल्ड यू, इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ मिंगलिंग विद द नेचर, मिंगलिंग विद द रूटीन्स ऑफ द नेचर. तो हम शर्मा जी, जैसे कि आप खुद बॉटनिस्ट हैं, आप पेड़ पौधों की रिसर्च करते हैं, तो आपसे एक डायरेक्ट सवाल ये है कि जितनी भी स्पीशीज़ हैं जो एंडेमिक हैं, ख़ास तौर पे जो एंडेंजर्ड है, वो स्पीशीज़ जम्मू कश्मीर, क्योंकि हम हिमालयन बेल्ट में हैं, तो उन स्पीशीज़ की कंजर्वेशन के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग जो हैं जो फॉरेस्ट के साथ जुड़े हैं वो गुजर बकरवाल या गद्दी सिप्पी, जितने भी ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जो लिंक्ड हैं फॉरेस्ट के साथ, किस तरह की स्ट्रेटजीज़ उनको अपनानी चाहिए, किस तरीके का उनको इन पेड़ों को बचाने के लिए, जो कुछ पेड़ बचे हुए हैं, कुछ जानवर बचे हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, उनको किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मुझे लगता है पूरा विश्व इस पर चर्चा कर रहा है. तो सबसे पहले मैं तो इसमें यूथ की जो पार्टिसिपेशन है उसको सर्वोपरि मानता हूँ कि यूथ शुड कम फॉरवर्ड. बट अनफॉर्चुनेटली अज़र आप देख रहे हैं कि समहाउ पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं पर पूरे विश्व में कहीं ना कहीं प्लांट ब्लाइंडनेस जिसको हम बोलते हैं, कि अगर आपके सामने एक जानवर की तस्वीर रखी जाए और प्लांट की तस्वीर रखी जाए, तो शायद हमारी फैसिनेशन जानवर की तरफ ज़्यादा होती है, प्लांट्स की तरफ नहीं होती. तो वो उसको एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है प्लांट ब्लाइंडनेस का, कि हम अपनी जो हमारे आस पड़ोस में जो हमारी प्रकृति बसती है, पेड़ पौधे बसते हैं, हम उनके बारे में ही नहीं जानते. और इट्स अ वेरी सीरियस कंसर्न. हमारे बच्चे, हो सकता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स, उसकी ऐप्स बनाना, वो सारा कुछ है, उसमें तो मुझे लगता है बहुत महारत हासिल कर चुके हैं. बट अगर उनको बोला जाए कि अपने आसपास के जो 5 प्लांट्स के आप लोकल नाम या साइंटिफिक नेम्स बताइए, तो शायद कहीं ना कहीं वो जवाब देने में असमर्थ रहते हैं, विच इज़ वेरी वेरी सीरियस इशू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमूव दिस प्लांट ब्लाइंडनेस. और शायद उसमें हमारे जो टीचर्स हैं, हमारे जो परिवार के सदस्य हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ साथ जो मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज है उसको भी लोगों तक पहुंचाएं, बच्चों तक पहुंचाएं और उनकी तरफ उनकी गहन रुचि पैदा करें. पहला तो नंबर 1. दूसरा, जहां तक आपने संरक्षण की बात करी, तो आई थिंक मैनी थिंग्स आर इन प्लेस. ओनली थिंग, अगेन आई एम रिपीटिंग, that we need to implement those programs with all kind of sincerity. Like, अब यहाँ का आप इलाका देखें तो कितनी खुशी होती है. आप देखें इस टाइम पे रोजेसी, और आप ये देखें कलरफुल फ्लावर्स जो हैं, और जस्ट लुक एट द सीन बिहाइंड. आई मीन यू कैन नॉट फाइंड एनी बेटर प्लेस देन दिस. किसकी बदौलत है कि यहाँ प्रकृति अभी बसती है, वहाँ उसका ह्रास नहीं हुआ है, उसका अभी इतना पतन नहीं हुआ है. क्यों नहीं हुआ? बिकॉज अभी भी हमारे गाँव में काफ़ी सारे लोग हैं जो पेड़ों को इंतहा काटने से अभी भी बचते हैं, परहेज़ करते हैं. और साथ ही साथ में अगर वो काटते भी हैं तो मैंने देखा काफ़ी सारी पौधारोपण भी वो समय समय पर करते रहते हैं. नंबर 1. दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी कुछ सांस्कृतिक विरासतें हैं, कुछ पेड़ पौधे हेरिटेज हैं जिसके नाम पे भारतवर्ष जाना जाता है. कुछ एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, जैसे मैंने आपको बताया बक्सस वॉलिचियाना इज़ एन एंडेमिक स्पीशीज़ ऑफ राजौरी. यू वोंट फाइंड इट ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो ऐसे प्लांट्स का संरक्षण करना, इसको बढ़ाना, तो बजाय इसके कि हम एग्जॉटिक्स लाएं, बाहर के पौधों को इंट्रोड्यूस करें, जो कि आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, जिसको हम इन्वेजिव स्पीशीज़ का नाम दे सक रहे हैं, या ये कह रहे हैं एग्जॉटिक इन्वेजन हो रहा है. तो क्यों ना हम अपने जो हमारे पौधे हैं, जो मानव के इस्तेमाल में भी आते हैं, दवाइयाँ हैं, लकड़ी है, या और साधन हैं जो हमें वहाँ से मिलते हैं, हम उन पौधों को उनको प्रसारित करें. उनको हम लोगों तक कहें कि आप, बजाय कि आप जो बाहर के पौधे हैं उनको लगाने के बजाय, हमारे जो अपने पौधे हैं, लोकल वैरायटीज़ हैं, नेटिव स्पीशीज़ हैं, आप उनको लगाएं, बिकॉज दे कैन हेल्प रिस्टोरिंग द इकोलॉजी. और
मैं बताना चाहूँगा कि 2021 से 2030 का जो डेकेड है, ये दशक है, इसको इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल डेकेड ऑफ इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन के नाम से लिया है। अब ये क्यों दिया है? बिकॉज सबको पता है, सब जान रहे हैं कि हमारी जो प्रकृति का, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का, हमारी ज़मीन का जिस तरीके से इरोजन हो रहा है, तो वी नीड टू रीवाइल्ड, वी नीड टू रिस्टोर एंड वी नीड टू रीबिल्ड मैनी थिंग्स। सो जब हम उनको, पहले तो कॉन्सेप्ट था ना रिसाइकलिंग, रीयूजिंग, राइट, एंड रिड्यूसिंग। अब कॉन्सेप्ट है यू हैव टू रीवाइल्ड थिंग्स। आपको दोबारा जंगल पैदा करने पड़ेंगे, आपको रिस्टोर करना है, जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं आप उनको रिस्टोर करिए। एंड यू ऑल्सो नीड टू रिड्यूस एंड रीयूज़ वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लब करके आपको इन चीज़ों को दोबारा अपने आयाम पर लाना है। आई थिंक ये हॉलिस्टिकली हम सब लोग, आप ये कहें कि एक व्यक्ति विशेष का ये काम है या एक ऑर्गेनाइजेशन का ये काम है, तो ऐसा मैं नहीं मानता। इसमें सब लोगों को अपनी एनर्जीज़ को, अपने रिसोर्सेज को कन्वर्ज करना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, इसके ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी, और जो प्लॉजिबल रिकमेंडेशंस होती हैं, जो मेरे, आपके और सबके हित में बात होती है, उस बात को जब हम लागू करेंगे तो एक बहुत अच्छी हवा का प्रवाह होगा। हमारा हृदय, हमारा मस्तिष्क, हमारा मन, हमारा जीवन, आप सबका जीवन बहुत ही सुखद होगा। थैंक यू। यशपाल जी, आखिर में कोई आप जो इंस्ट्रक्शंस खास तौर पे लोगों को, जम्मू कश्मीर के, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, क्योंकि जिस तरीके से हम अभी जो है कोविड के इस महाप्रलय से जो है अभी बाहर आए हैं, और अब हमारा भारतवर्ष फिर उसी दिशा में जा रहा है, उसी प्रगति से अब आगे बढ़ रहा है, उन सब को आने वाले वक्त में ऐसे प्रलय ना आएँ और इन प्रलयों से हम जो है हमेशा तैयार रहें लड़ने के लिए। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ बोलना चाहिए। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने अंत में कही, और मैं बताना भी चाहता हूँ कि देखिए, अज़र ऐसा है कि जो कोविड-19 का जो ये महामारी रही है, पैंडेमिक रहा है, इससे हर कोई, हर वर्ग इससे जो है प्रभावित हुआ है। लेकिन भारतवर्ष के संदर्भ में एक बात बड़ी पते से आपको मैं बताना चाहूँगा, और बड़ी हर्ष से भी बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार हम सब ने इस महामारी का इसको डिफेंड किया है, इस महामारी को हमने फेस किया है, तो मुझे लगता है कि ऐसे चैलेंजेस में हम लोग ग्रो किए हैं, हम लोगों का उत्थान हुआ है, हम लोगों में एक, आप समझ लीजिए कि एक नव चेतना भी जागी है, और हम इकट्ठे हुए हैं, हमने परिवारों को जाना है, हमने अपनों को जाना है। और दूसरा, इसमें सबसे बड़ा संदेश मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपने देखा कि इस टाइम पे सब लोग अपनी ट्रेडिशंस की तरफ गए हैं, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो हम पीछे छोड़ आए थे, हम दोबारा उन चीज़ों को रीलोकेट करने में, उनको ढूंढने में कामयाब रहे हैं। तो आज यही है कि मेरी जो यूथ से अपील है, और सबसे रिक्वेस्ट भी है कि यू कीप ऑन फॉलोइंग गुड ट्रेडिशंस विद मॉडर्निटी। आप जो मानव में जितनी प्रगति की है, मानव जीवन में जितनी प्रगतियां हुई हैं, आप उनको भी फॉलो करिए, उनको आगे लेते चलिए। लेकिन जो हमारी रिच ट्रेडिशंस हैं, जिससे हमारा वजूद है, आप उनको भी कन्वर्ज करिए। सो जब ये कॉम्बिनेशन होगा, ये रिलेशनशिप बनेगा दोनों चीज़ों का, किसका, कि हमारी रिच ट्रेडिशंस along with the modernity, I think we would be the most happiest human beings on this earth। और यही मैं चाहता हूँ कि साइंस को प्लीज़ प्रैक्टिस करें, साइंस में प्लीज़ बिलीव करें, और जब आप सब लोग साइंस में बिलीव करेंगे तो आपका जीवन स्तर अपने आप अच्छा होता जाएगा, सुखद होता जाएगा। ये मेरी सब लोगों से अनुरोध है, सब लोगों से एक मेरी रिक्वेस्ट है कि लेट्स बिलीव इन साइंस। साइंस इज़ डूइंग एवरीथिंग फॉर ह्यूमैनिटी। थैंक यू। यशपाल जी थे हमारे साथ, जिन्होंने अपने मैसेज में ये कहा कि साइंस पे आप यकीन रखें और ख़ास तौर पे नेचर को प्रोटेक्ट करें। आप जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते रहें स्ट्रेट लाइन। हम ऐसे ही शख्सियतों के साथ आपको रूबरू करवाते रहेंगे।